बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सबको आना चाहिए। इवन नॉन मेडिकल्स जो है ना, जो मतलब ये क्योंकि हार्ट अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट कहीं भी हो सकता है, इसलिए नॉन मेडिकल लोगों को भी आना चाहिए। पर जो हम लोग मेडिकल में हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल है, नर्स, हमको तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहली बात कि गुड न्यूज ये है कि सीपीआर देखो, पहले हार्ट अटैक में ना मोर्टेलिटी है, ये जब से सीपीआर आईसीयू खुला है 30 साल 35 साल पहले, इसके पहले हार्ट अटैक की मोर्टेलिटी 30% के ऊपर होती थी। 30%, मतलब 100 एडमिट होते तो 30 खत्म, 30-35 खत्म हो जाते। पर जस्ट बिकॉज ऑफ सीपीआर, और सीपीआर में मेनली डिफिब्रिलेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेथ जो होती थी वीटीबीएफ हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था, मॉनिटर भी नहीं रहता था, और सडन पेशेंट मर गया तो जब से ये डिफिब्रिलेशन शुरू हुआ और पेशेंट इसी मतलब मॉनिटर लगने लगा, डिफिब्रिलेट होने लगा शॉक से, तो 30-35% से हार्ट अटैक की मोर्टेलिटी 15% नीचे आ गई, ठीक है ना। उसके बाद 15% के बाद में प्राइमरी जब पीटीसी आया, तो अब एक्चुअली हार्ट अटैक की मोर्टेलिटी 5% है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सीपीआर। तो ये तो गुड न्यूज है कि हम 30% पेशेंट को बचा सकते हैं। बट ओवरऑल सीपीआर की जो मतलब ये हॉस्पिटल में ही हो सकता है, बाहर तो सड़क पे तो हो नहीं सकता। अगर हॉस्पिटल में पेशेंट अरेस्ट होता है, डिफिब्रिलेट करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं, तो जितना हम प्रोसीजर करते हैं, आईवी लाइन लगाएंगे, ड्रिप लगाएंगे, ड्रग्स देंगे, तो सर्वाइवल 25 से 30 से 35% भी हो सकता है। बट बेसिकली जो मेन सर्वाइवल होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्राइमरी डिसीज। अब जैसे प्राइमरी डिसीज है, हार्ट अटैक है, हार्ट की नाड़ी खुल नहीं रही है, तो कितना सीपीआर करोगे, पेशेंट नहीं बचेगा। अगर कार्डियोमायोपैथी है तो उसका पेशेंट नहीं बचेगा। तो ये है। तो शुरू करते हैं। मैं पहले हमेशा बोलता था, तो ये हम लोग जो कभी भी स्पिरिचुअल से ना अपना प्रेयर करते हो, मैं ज्ञान तिम्रान दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मैं आई वॉज बॉर्न इन द, क्या इसका मतलब है, I was born in the darkest ignorance and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. तो हम लोग, चूंकि मेरे भी गुरु हैं, तो हम लोग हमेशा प्रेयर करते हैं कि मैं अज्ञानी था, अज्ञान में पैदा हुआ, तो मेरे गुरु महाराज ने मेरे को ज्ञान दिया। तो ये कोई भी टॉक शुरू करने पहले हमेशा गुरु महाराज की ब्लेसिंग, आशीर्वाद से शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना स्टार्ट एज, अब ये जो सीपीआर, एक्चुअली सीपीआर शुरू हुआ ना, ये ऑपरेशन थिएटर में शुरू हुआ, आज से जब भी 50 साल पहले, कि ऑपरेशन थिएटर में अरेस्ट हो जाता था, तो उन्होंने वहां से, ये कोई सीसीयू में यहाँ नहीं हुआ, तो वहां से उन्होंने अरेस्ट करते थे, वहां पर अरेस्ट हुआ, पर्टिकुलरली कार्डियोथोरेसिक में तो अरेस्ट करते थे, उसको कैसे रिवाइव करना। तो ये सब स्टार्ट हुआ ऑपरेशन थिएटर में, नॉट इन द आईसीयू, नॉट इन द जनरल वार्ड। ऑपरेशन थिएटर में जब हार्ट अरेस्ट हो जाता था, तो उन्होंने वहां पे सीपीआर शुरू किया, कार्डियक मसाज और रेस्पिरेशन। अब 2 लेवल के सीपीआर है, बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक में जो है ना वेंटिलेशन, मतलब सीपीआर, कार्डियक मसाज, वेंटिलेशन, ये हो गया बेसिक। और जब भी हम एडवांस करेंगे तो ये हो गया एडवांस्ड, ये हो गया एडवांस कार्डियक एसीएलएस, और ये बेसिक। ये तो जैसे हम सड़क पे हैं तो हम बीएलएस ही कर सकते हैं ना, वहां तो हमारे पास डिफिब्रिलेटर नहीं होगा, हमारे पास ड्रग्स नहीं होगी। पर वी आर इन द हॉस्पिटल, तो हमारे हॉस्पिटल में हमेशा एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट एसीएलएस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो डाटा ये है कि अमेरिका में, अब यूएस, इंडिया के तो डाटा जो है वो रहते हैं, तो 50% जो 1 मिलियन डेथ होती है, उसमें 50% बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, और उसमें से मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक सडन, और सबको सीपीआर की जरूरत पड़ती है। तो अब सीवियरिटी ऑफ अंडरलाइन डिसीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। तो ये सीपीआर से तो हम लोग बचाते हैं पेशेंट को, मगर क्या लिखा है, ओनली 10 to 25% ये बचा सकते हैं, क्योंकि अगर तीनों नसें बंद हैं, हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन 20%, तो क्या कर लोगे, वो तो
जब तक कि प्राइमरी डिसीज, अब निमोनिया है, निमोनिया से अरेस्ट हो गए, जब तक निमोनिया ठीक नहीं करोगे, पॉइजनिंग है, पॉइजनिंग से हार्ट अरेस्ट हो गए, जब पॉइजनिंग ठीक नहीं करोगे तो सीपीआर करने से क्या होगा। तो मेनली प्राइमरी डिसीज को डील करना है, बट स्टिल सक्सेस 10 से 20-25%, 30% है। सिर्फ बीएलआर जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है उसमें 10%, बट एज यू ऐड, जैसे आप डिफिब्रिलेट करने लगे, आप इंटूबेट करने लगे, तो 25 से 30% पेशेंट को भी आप बचा सकते हो। तो अब क्या, पुअर प्रॉब्लम, जो लॉन्ग टाइम पेशेंट अरेस्ट होगा तो ऑब्वियसली पेशेंट की प्रोग्नोसिस पुअर होगा। मालूम है ना कितने, जैसे हार्ट अरेस्ट हो गया तो कितनी देर में ब्रेन, देखो ब्रेन जो है ना उसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी कम होती है, तो ब्रेन कितनी देर में, अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिला तो ब्रेन डेड हो जाता है। कितना टाइम लगता है? कितना? 4 घंटे। 10 सेकंड में हाइपोक्सिक होने लगता है। नहीं, पर कितने देर में डेड हो जाता है? 3 to 5 मिनट्स। अगर आपका सर्कुलेशन बंद हो गया 3 से 5 मिनट, ब्रेन डेड ये होता है ना। उसके बाद में क्या, हार्ट तो अच्छा बीट कर रहा है, बीपी भी आ गया, पर प्रेशर हो गया ब्रेन डेड, तो 3 से 5 मिनट। पर जनरली हम लोग को 10-12 मिनट तक, तो मतलब 10-12 मिनट में ही पेशेंट सर्वाइवल हो सकता है, क्योंकि हम जब सीपीआर करते हैं तो थोड़ा मतलब 40-50 या उसका जो भी प्रेशर बनता है, तो हमको कम से कम नहीं तो 12 मिनट 15 मिनट का हमको टाइम लेना चाहिए, करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट हो गए अब छोड़ो, नहीं करते, ऐसा नहीं। हम लोग तो और भी ज्यादा भी करते हैं, कई बार आधा घंटा भी करते हैं, कि हो सकता है भाई मतलब थोड़ा थोड़ा तो ब्लड ज्यादा है ना भाई, हम थोड़ा कर रहे हैं, हो सकता है फुल नहीं। मैं बताऊंगा कि कितना, कम से कम 2 इंच प्रेस करना चाहिए, पर अगर अच्छा भी नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ तो ब्लड ज्यादा है चांस। हमने देखे हैं कि 10-15 मिनट अरेस्ट हुए और उसके बाद में कर रहे हैं, पर पेशेंट सर्वाइव्ड और ब्रेन भी अच्छा रहता है। तो इट इज नॉट कि एकदम 3 मिनट 5 मिनट, हम लोग कोशिश करनी चाहिए। एक वही लिखा है कि 3 से 5 मिनट में जो ब्रेन का एटीपी है ना, ये डिप्लीट हो जाता है। अच्छा, हार्ट में ऐसा नहीं है, हार्ट तो आधा घंटा भी अरेस्ट रहेगा ना, फिर रिवाइव हो जाता है, तो ब्रेन रिवाइव नहीं होता है। इसलिए ब्रेन डेड इज ए बिग प्रॉब्लम, कि आपने हार्ट तो अच्छा कर दिया कूद के, और ब्रेन डेड, तो ये एक इशू है। अब बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसमें क्या हो गया, ABC क्या है? एयरवे, बी ब्रीदिंग, और सी सर्कुलेशन। अब इसमें क्या है कि एयरवे अच्छी प्रोवाइड करनी है। एयरवे कैसे प्रोवाइड करनी है, इसके तरीके हैं। अब देखो इसमें कई तरीके हैं, फोटो आएंगी। तो ये हेड टिल्ट, देखो हेड टिल्ट और चिल वो करके इनफेक्टिव जॉ थ्रस्ट। तो ठीक है, ये देखो कैसे करते हैं, ये देखो, ये देखा, ये जो आपकी अब ये बंद है, अगर ये एक्सटेंड नहीं होगा तो ये जो है आपकी ट्रेकिया बंद हो गई। अब जब ये हेड, ये देखो ये करते हैं जॉ थ्रस्ट, ये देखो ये एक्सटेंड कर दिया और जॉ थ्रस्ट, तो देखो ये खुल गया, ठीक है ना। ये आपकी ट्रेकिया है, ये आपकी ईसोफेगस है, तो ये आपकी वो खुल गई। तब आप उसको, इन लोग को सबको मालूम है, अपने संदीप करते हैं, तो ये जो एक्सटेंड करके इसको ऐसा उठा देना और करना, ठीक है ना, ये हो गया, ये तरीका है। अच्छा, अब इसके बाद में ये जो है, अगर आपके पास में इंट्यूबेशन की फैसिलिटी नहीं है तो कई, जैसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग आएगा शायद, देखो कहाँ पे, नहीं ऊपर लिखा होगा, ये जो है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। इसमें क्या है कि नाक को पिंच करके रुमाल डाल के मुख से करते हैं। उसके बाद में बहुत सारे तरीके आते हैं, जैसे ये पिंच द नोज, डीप ब्रेथ लो और उसके पुश करो, और चेस्ट को राइज होने, मतलब ऐसा नहीं, चेस्ट जो है ना फूलना चाहिए। अब ये हो गया जॉ थ्रस्ट, और ये तरीका। अब ये नए तरीके वेस्टर्न कंट्रीज में आगे, मुंह डायरेक्टली मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें क्या कहते हैं, ये मास्क है, और ये देखो ये तरीका है, उसमें आप मुंह से कर सकते हो। ये बहुत सारे तरीके हैं, अपने यहाँ तो ये सब नहीं है। अच्छा, ये देखो ये, अब अच्छा एक और चीज है कि कई बार जो है डायरेक्टली
उसमें वो जब भी आप ट्यूब डालोगे ना, इन लोग को मालूम है, वो इसोफेगस में चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रेकिया जो आपका जो फेरिंग्स है ऊपर होता है, तो रिक्वायर्ड इसको एक कहते हैं, इसको सेलिक मैनूवर कहते हैं, सेलिक। इसमें क्या है कि आप ये इसको दबा दो तो नीचे इसोफेगस बंद हो जाएगा, तब आपका वो जो आपका जो ट्यूब है ऊपर जाएगा, ठीक है, एक सेलिक मैनूवर बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टी पीसेस होते हैं, देखो ये ऐसा लगाया जाता है, ये ऐसा लगाया तो सीधे ये इस तरफ हवा जाती है। तो ये हो गया आपकी एयरवे। अब एयरवे हो गया, और उसकी ब्रीदिंग हमको कैसे करनी है, ये ब्रीदिंग। अब ये तो हो गया माउथ टू नोज, और ये सब कर दिया ना, और पिंच द नोज, और ये हो गया। अब हो गया आपका सर्कुलेशन। अब ये आपने ये शुरू कर दिया, पहले अम्बू बैग से कर सकते हो, माउथ टू माउथ कर सकते हो, ये सर्कुलेशन कर दिया। अब इसके बाद में आप ये बी के बाद में ये तो मतलब ब्रीदिंग हो गया। सर्कुलेशन में चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। इसमें क्या 15, अगर एक ही आदमी है तो 30 बार ये और 2 बार ये, और अगर 2 हैं तो 15 बार ये और 1 बार ये, ठीक है। तो इसका देखो ये जो है ना, इसका थंब जो है, इसको जिफिस इस एरिया में, यहाँ नहीं, यहाँ लगाना है, यहाँ पे ये देखो ये और ये ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। और ये बेंड नहीं होना चाहिए, नेक बेंड नहीं होना चाहिए, और ये तो थोड़ा दूर है, एकदम इसके ऊपर चढ़ के और एकदम दबाना है, ठीक है। दबाना है, इसको 2 इंच दबना चाहिए, 2 इंच दबना चाहिए, और डायस्टोलिक प्रेशर कम से कम 60 आना चाहिए, तभी जाके पेशेंट बचेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करना, पूरा ऐसा, ये यहाँ से बेंड नहीं होना चाहिए। अब आप ये जो मेरा जब हो जाएगा ना लेक्चर, उसके बाद आप लोग आके सब लोग प्रैक्टिस करना। तो ये 15 और एक आदमी जो है इसमें करेगा, 15 एक ऐसा करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कुलेशन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सब जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है ना, सीपीआर होता है, तो सब कार्डियक नहीं होते, कई बार रेस्पिरेटरी कारण से भी हो जाता है, जैसे निमोनिया हो गया, अरेस्ट हो गया, तो उसमें सिर्फ सिंपल अगर आप रेस्पिरेशन 2-3 दे दो, एम्बू से दे दो, तो ही ठीक हो जाता है, फिर सीपीआर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं कि अब किए ही जा रहे हैं, पहले आप रेस्पिरेशन दे दो, उसके बाद देखो पल्स देख लो, कैरोटिड देख लो, आ गई तो बढ़िया है, फिर क्यों करना है फिर, ठीक है। ओके, क्लोज। ये तो बता ही दिया कि हाँ कैसे करना है। हाँ, 2 इंच दबाना है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना एकदम नीचे नहीं दबाना है, एपेक्स नहीं दबाना है, यहाँ नहीं दबाना है, सेंटर लोअर पार्ट ऑफ द रिब दबाना है। डिप्रेस द स्टेर्नम 2 इंच, देखो 2.5 से ये करीब 2 इंच नीचे दबाना है। रेट जो है 80 से 100 करना है, तो ठीक है, कम से कम नहीं तो 100 बार दबाना है, और 2 बार जो रेस्पिरेशन देना है। हाउ सीसी वर्क्स, अब ये इसके 2 मैकेनिज्म है। ये सीसी कंप्रेशन कैसे काम करता है, तो ये जैसे ही हम दबाते हैं ना, तो हार्ट पूरा दब जाता है और सर्कुलेशन निकलता है। और दूसरी मैकेनिज्म है कि थोरेसिक जो है ना, ये भी थोरेसिक पूरी केज दबती है, तो उससे भी बनता है। तो एनीवे इससे हमको मतलब नहीं है, काम इट वर्क्स, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है वो तो थ्योरेटिकल है, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है कि थोरेसिक पंप कंप्रेशन है, ठीक है, और दूसरा वो है। अच्छा, अब क्या, असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ सर्कुलेशन ड्यूरिंग सीपीआर। तो अब क्या सीपीआर करना है, उसके बाद में कैरोटिड पेरिफेरल पल्स नहीं देखना है, कैरोटिड की पल्स देखो कि एओर्टिक डायस्टोलिक प्रेशर शुड बी मोर देन 40 टू हैव गुड। तो इसीलिए अब कब ऐसा, मतलब ऐसा नहीं ऐसा करना, उसको अच्छे से दबाना है, अच्छे से, तब मतलब डायस्टोलिक प्रेशर कम से कम 40 और सिस्टोलिक कम से कम 70-80 आएगा, तभी आपका पेशेंट बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा, क्योंकि फिर ब्रेन में परफ्यूजन नहीं होगा। और अब इसको कैसे टेस्ट करेंगे कि करेक्ट आपका जो सीपीआर है करेक्ट हो रहा है कि नहीं, कैसे टेस्ट करोगे? उसके लिए एक्सहेल्ड एंड आइडल CO2, अगर ये CO2 मोर देन 20 मिलीमीटर जो इसको निकालो, मतलब उसको मेजर करने का तरीका होता है, अगर आप 20 mm के ऊपर है तो इट्स ए गुड सीपीआर,
और अगर आपका जो एंड डायस्टोलिक CO2 प्रेशर 10 के नीचे है तो इसका मतलब पुअर CPR, ठीक है ना। ये भी आप देख सकते हो कि आपका CPR इफेक्टिव है कि नहीं है। तो अगर CO2 मोर देन 20 है, निकल रहा है जो बाहर, तो वो अच्छा CPR है, अगर नहीं निकल रहा है तो पुअर CPR है। तो और सैचुरेशन देखो, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी अगर एटलीस्ट 80-85 भी आ जाए ना तो अच्छी बात है। अब क्या है, अब एडवांस हम लोग का ना ACS एडवांस लाइफ सपोर्ट में आ गया। अब इसमें क्या करें, इसमें ज्यादा जैसे पहले तो वेंटिलेट करना है। हाँ, अगर आप हम लोग तो एडवांस ही करते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो फैसिलिटी है ये। सबसे पहले क्या ETT लगाना है और वेंटिलेट करना है। असिस्टेड सर्कुलेशन में हम नॉरेड वगैरह ड्रग्स हैं, नॉरेड है, डोपामीन है, ठीक है। ECG वो अच्छा, एरिथमिया डिफिब्रिलेशन वो पहले भी कर सकते हैं। जैसे डिफिब्रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको देखो VTBF है तो उसको VTBF करना है। और अगर कई बार प्लेन लाइन भी है, एसिस्टली भी है, फिर भी एक बार शॉक तो लगाना ही है, क्योंकि स्लो VF और एसिस्टली में पता नहीं चलता है, तो इसलिए वो तो एक शॉक तो लगाना ही है। और क्या IV एक्सेस ड्रग थेरेपी क्या क्या ये बताएंगे। तो अब क्या है कि ये तो एंडोट्रेकिया हमारे यहाँ तो सब लोग कर लेते हैं, नहीं तो अगर आपको नहीं बनता है तो बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे ये है, ये तो मतलब जो प्रॉपर देखो, ये प्रॉपर जो ऐसा हम लोग जो करते हैं, अगर नहीं बनता है ना तो ये सब ना नई एक कॉम्बिट्यूड वेस्टर्न कंट्रीज में निकाला हुआ है, जैसे ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए वो सीखने की जरूरत नहीं है, एक डाल दो। तो ये जो है ना, ये देखो दो ट्यूब्स होती हैं, एक ट्रेकिया में जाती है और ईसोफेगस जाती है। ये जो है ना, उसको हवा भरो तो ईसोफेगस बंद हो जाता है। तो इसका मतलब आपको जो वेंटिलेट करोगे वो ट्रेकिया में जाएगा। तो आप उसमें सीखने की नहीं है, वो डालो। वो ये जो ईसोफेगस वाला जो है ना, D देखो क्या लिखा है, ये D है, ये फेरेंजियल कफ है, इसको फुला दो। अब आप जब भी वेंटिलेट करोगे वो सीधा ट्रेकिया में ही जाएगा, लंग्स में ही जाएगा, ठीक है। VF में कैसे करना है, 200 जूल का शॉक लगाना है, और अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अगर फिर भी VF आ रहा है फिर आपको आइबुप्रोफेन देना है, आइबुजाइलोकार्ड देना है, मैक्सल देना है, VTBF ये सब है ना, जाइलोकार्ड, मैक्सल, कॉर्ड्रोन ड्रिप स्टार्ट कर दो। और ड्रग्स भी दो, शॉक भी देते जाओ। ड्रग्स दो, 3-3 मिनट में शॉक देते जाना है। डू CPR फॉर 1 मिनट एंड अगेन गिव 3 शॉक। CPR 1 मिनट किया, 3 शॉक। CPR मतलब जब तक कि VTBF ठीक नहीं हो जाता। अच्छा, अब कैसे करते हैं, ये भी एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि क्या करते हैं, कोई एक ऐसा एक यहाँ लगाते हैं, ऐसा नहीं है। एक है एपेक्स, एक पैड आपका एपेक्स में रहेगा और एक सेकंड राइट, एक यहाँ राइट सेकंड स्पेस में, राइट सेकंड में, और एक एपेक्स, ऐसा जाएगा तो अच्छा करंट जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एक यहाँ लगा देते, एक यहाँ लगा, वो नहीं करना है। अब परसिस्टेंट VF अगर है तो एक बार फिर से चेक कर दो। परसिस्टेंट VF है तो आपने ट्यूब जो लगाया है वो सही लगेगी, ऐसा नहीं कि पेट स्टमक में चला गया, वेंटिलेट हो ही नहीं रहा, आप वो फिजिबिलिटी ठीक नहीं होगा। दूसरा, सब चेक करो फिर से कि क्या कॉज है, क्या कुछ है जो हम नहीं हो पा रहा है। जैसे अब एड्रेनालिन, अगर BP डाउन है तो एड्रेनालिन लगाना है, वैसोप्रेसिन लगाना है, और फिर एक डिफिब्रिलेट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी अगर नहीं अधिक नहीं ठीक हो रहा तो मैंने बताया ना, अमाइड्रोन, लाइडोकॉन, मैग्नीशियम, फ्लोकेनामाइड, ये सब देते रहना है, ठीक है। अब एक देखो, हार्ट अरेस्ट होता है ना, उसके दो कारणों से होता है। एक तो VTBF, पर वो सिर्फ 20% होता है, बाकी 80% जो हार्ट होता है ना, वो एसिस्टली से होता है, ठीक है ना। मतलब हार्ट स्टॉप हो जाता है। और VTBF 20%, 80% एसिस्टली को मैनेज करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एसिस्टली को मैनेज करना मतलब एड्रेनालिन देना है। देखो क्या लिखा है इसमें, ये IV एड्रेनालिन, अगर IV आपको लाइन नहीं मिली तो इंट्राकार्डियक भी देते हैं एड्रेनालिन, तो एड्रेनालिन देना है। उसके बाद भी अगर नहीं बनता है और आपके पास सुविधा है तो आप TPI पेसमेकर कर सकते हो। आप जैसे हम लोग कैथ लैब में पेसमेकर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने TPI लगा दिया, पेसमेकर कर दिया,
एट द सेम टाइम आपको देखना है कि और कोई कारण तो नहीं है कि सिंपल हम सोच रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज है या न्यूमोनिया है। आपको ये देखना है कारण क्या है। तो कारण में देखो ये एच है और एक टीज है। एच क्या है? हाइपोथर्मिया तो नहीं है। हाइपोथर्मिया है तो आपको कंबल लगाना है और देखो हीटर आते हैं। हाइपोक्सिया तो नहीं है। हाइपोक्सिया तो आपको वो सब करना है। एसिडोसिस तो नहीं है। एसिडोसिस है, थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा लग गया एसिड तो बाइकार्बोनेट देना है। हाइपरकैलेमिया है, आपको कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है तो टी वेव टेंटेड आएगा तो हाइपरकैलेमिया है। तो उसके लिए हाइपोकैलेमिया क्या देंगे? ट्रीटमेंट है कैल्शियम देना पड़ता है। हाइपोकैल्शियम इज द बेस्ट। हाइपोथर्मिया है तो ये तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर ड्रग पॉइजनिंग है तो इसका जो भी एंटीडोट है ड्रग का वो देना पड़ेगा। टेम्पोनाड है, कभी कभी आफ्टर जैसे पेरिकार्ड आफ्टर पीटीसी वगैरह परफोरेशन से टेम्पोनाड तो आपको इमीडिएटली पेरिकार्डियम से यहाँ से आपको उसको ड्रेन करना है, क्योंकि आप कितना भी कुछ करोगे बीटी कुछ ठीक, जब तक उसका फ्लूइड नहीं निकलेगा पेशेंट ठीक नहीं होगा। तीसरा न्यूमोथोरैक्स, ये तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो उसके लिए फिर आपको पल्मोन आप लोग कर सकते हो तो करो, नहीं तो ट्यूब डालना है। हाँ, उसको उसका हवा जो न्यूमो उसको करना है। थ्रोम्बोस कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो जब तक कि आप उसकी आर्टरी नहीं खोलोगे, अगर थोड़ा भी पेशेंट इम्प्रूव हो गया है तो इमीडिएट उसको कैथ लैब ले जाके उसकी आर्टरी खोलनी है, क्योंकि मेन डिसीज अगर आप अटैक नहीं करोगे तो कब तक ये सीपीआर वगैरह करते रहोगे। और लास्ट है पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। इसके लिए आपको वही थ्रोम्बोसिस दोनों में ना आपको थ्रोम्बोलाइज करना है। अगर आप कैथ लैब नहीं जा सकते, कैथ लैब की सुविधा नहीं है, तो आप 1.5 lakhs मिलियन आप एसटी के लगाओ, ये करो। यूरोकाइनेस भी आता है, टीपी भी सब आता है। अब क्या है? ट्रीट द कॉज। हाँ, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है वो करो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन वो ट्रीट करो, टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, पेरिकार्डियल डिफ्यूजन है, जो है टेम्पोनाड है वो ट्रीट करो। हाँ, उसके बाद में एसिस्टली है तो एड्रेनालिन देना, आईवी 1 मिलीग्राम रिपीट करो, आईवी इन्फ्यूजन दे सकते हैं। और नहीं, अगर नहीं बनता है, अगर नहीं काम हो रहा तो इंट्राकार्डियक भी लंबी नीडल लेके प्लूज इंट्राकार्डियक दे सकते हैं। पेसिंग, अगर आप हॉस्पिटल में हो, अगर कई बार तो बेड साइड पेसिंग कर सकते हैं, आपको एको गाइडेड बेड साइड पेसिंग कर सकते हैं। अगर आप कैथ लैब ले जाने में मुश्किल है तो बेड साइड पेसिंग कर सकते हैं। डीसी शॉक तो इस हिस्ट्री में डीसी शॉक का कोई रोल नहीं है, फिर भी हम लोग देते हैं। अगर ए सिस्टली है ना तो डीसी शॉक का कोई रोल नहीं है, पर क्या है कई बार स्लो जो वीएफ होता है ना वो ए सिस्टली जैसे एक जैसे ही लगता है, तो हम लोग 1-2 शॉक तो हम लोग देते ही हैं। ठीक है, अब क्या है? अच्छा, एड्रेनल के इफेक्ट ये सब थ्योरी है, सब थ्योरेटिकल है, लेकिन काम नहीं करता है। तो ब्रेटिलियम भी होता है, ब्रेटिलियम एक जैसे। एट्रोपिन क्या काम करेगा? नोरैड देते हैं, एड्रेनल एट्रोपिन भी दे सकते हैं, कुछ करेंगे। पर एट्रोपिन का प्रॉब्लम क्या होता है? ये मिड्रियासिस कर देता है, तो पता नहीं चलता कि ये पेशेंट ब्रेन डेड हो गया कि एट्रोपिन है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो कई बार हम लोग पेशेंट का तो अब ये तो डायलेट हो गया, पर एक्चुअली वो एट्रोपिन से हुआ है। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये नहीं डिक्लेयर कर दो पेशेंट डेड हो गया, वो नहीं करो, क्योंकि वो एट्रोपिन से हुआ है। सोडा बाइकार्ब, अब कार्डियक अरेस्ट ज्यादा देर रहेगा, 10-15 मिनट रहेगा तो एसिडोसिस हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, तो आपको बाइकार्बोनेट देना है। तो बाइकार्बोनेट के डोज भी है, ऐसा नहीं एक आध 50, 100, 100, 200 ml 1 मिलीमोल पर केजी होता है। तो कम से कम तो 70 किलो का आदमी है तो 70 मिलीमोल तो इमीडिएटली देना है, रिपीट करना है। अब क्या है? सोडा बाई को दे दिया। अच्छा, ये ट्राइसाइक्लिक ओवरडोसेज है। ड्रग पॉइजनिंग में इसका भी क्या, आई डोंट नो इसका क्या डोट है। फेनोबार ओवरडोज है। आफ्टर प्रोटेक्टेड अटेम्प्ट्स ऑफ रिससिटेशन, इसका डोज जो है 1 मिलीमोल, ये बाइकार्बोनेट। ये एक्चुअली ये मेरे ख्याल में सब एसिडोसिस प्रोड्यूस करता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट बाइकार्बोनेट है। 1 मिलीमोल पर केजी, मतलब 70